अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में हिंद बहर-अल-कहल और बहरे हिंद के इलाके मुल्क की अहम दिफाई तरजीह बन गए हैं। आज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में मुल्क के पहले मकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम वक़फ़ करने के मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आलमी मंजरनामे ने दुनिया को कसीर खुतबी बना दिया है। ऐसे हालात में हिंद बहर-अल-कहल और बहरे हिंद के इलाके मुल्क की एक अहम दिफाई तरजीह हैं। उन्होंने कहा कि इसके पेश नज़र हुकूमत बहरिया का बजट और सलाहियत बढ़ाने की सिमत में तेज़ी से काम कर रही है। इसके नतीजे में बहरिया की ताकत में गैर मामूली रफ्तार से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की समुद्री सरहद को महफूज बनाने से तिजारत में इजाफा होगा और हिंदुस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक की खुशहाली की राह हमवार होगी। तो आजादी का अमृतकाल की सशक्तिकरण का एहसास हमें इसी बात से होता है कि जिस तरह से INS विक्रांत जो समुद्री हमारी सब तमाम सीमाएं हैं, कैसे एक सशक्त प्रहरी के रूप में वो सुदृढ़ खड़ा रहेगा भारत की रक्षा के लिए। कैसे यहाँ पर जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और अत्याधुनिक साजो सामान आज यहाँ केरला के समुद्री तट पर भारत का, हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी काम में कामयाबी में गुज़िश्ता कड़ियों को भूल जाते हैं और उसकी तकमील की खुशी को अपना आज़म पूरा करने के तौर पर तशहीर करने लगते हैं। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म ने INS विक्रांत के इफ्तिताह के मौके पर जो कुछ भी कहा वो हमारे लिए यकीनन फ़ख्र की बात है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये कामयाबी 2014 के बाद के कामों के नतीजे में हासिल हुई तो ये यकीनन गलत है। उन्होंने कहा कि मोदी को समझना चाहिए कि तरक्की एक मुसलसिल अमल का नतीजा है। आज उन्होंने एक ट्वीट करते हुए
साबिक वज़ीर दिफा AK एंटनी के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें AK एंटनी ने INS विक्रांत के कामों के आगाज पर मीडिया से बात करते हुए कही थी। Today is a momentous day for the Indian Navy, shipyard, shipping ministry, Ministry of Defence, in fact the whole country. Launching an indigenously made aircraft carrier is not a small thing. As mentioned earlier, so far only 5 countries are able to made it through. India is now becoming the 6th country. Today morning I got a call from my DRDO scientists. They have successfully today launched Prithvi 2 again. That also is another achievement. 3 days ago, we have achieved criticality in the first Indian-made nuclear submarine. So many areas we are achieving. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और उनका संग बुनियाद रखा। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन भारत की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि चाहे इलाकाई सिक्योरिटी हो या इक़्तिसादी सिक्योरिटी, भारत के पास बड़े मौक़े हैं। इस INS विक्रांत के पहले दिन में बहरिया में शमूलियत को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने उसे उस फ़ख्र एहसास का जिक्र किया जो आज हर भारतीय महसूस कर रहा है। उन प्रोजेक्टों की तरफ इशारा करते हुए जिनका इफ्तिताह किया गया या संग बुनियाद रखा गया, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर कर्नाटका में ज़िंदगी को आसान बनाने और रोज़गार के मौक़े में इजाफा करेंगे। पूर्वभागी वेगವಾಗಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ। मनोज ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। इन सभी हमारे ವೈಫ್ ಆಫ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಸಹ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 2022-23 ವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಇನ್ನು ರೇಖಾ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಕರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश ने प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटका को मिला है। कर्नाटका सागर माला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कर्नाटका में सिर्फ नेशनल हाईवे के क्षेत्र में ही पिछले 8 वर्षों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। इतना ही नहीं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु मैसूर रोड हाईवेज की 6 लेनिंग, बेंगलुरु से पुणे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। रेलवे में तो 2014 से पहले की तुलना में कर्नाटका के बजट में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रेल लाइनों के चौड़ीकरण में भी बीते 8 सालों में 4 गुना से अधिक गति से काम हुआ है। कर्नाटका में रेल लाइनों के बिजलीकरण का तो बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 8 वर्षों में पूरा किया गया है। साथियों, आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर इतना फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि यही डेवलप भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उस सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर
नए रोजगार का भी निर्माण करता है। अमृतकाल में हमारे बड़े संकल्पों की सिद्धि का रास्ता भी यही है। देश के तेज विकास के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार तीस्ता सितलवाद की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा कि उनकी मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। फिलहाल के लिए उन्हें अबूरी जमानत दी गई है। फैसले के दौरान अदालत ने वाजे किया कि तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक उन्हें हाईकोर्ट से मुस्तकिल जमानत नहीं मिल जाती वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ तीस्ता को इस मामले में तहकीकाती एजेंसियों को मुसलसल ताउन देना होगा। अदालत का कहना है कि वो तीस्ता को जमानत पर रिहा नहीं कर रहे हैं जब तक कि हाईकोर्ट से मुस्तकिल जमानत पर फैसला नहीं हो जाता। उन्हें अबूरी जमानत दी जा रही है। जिस केस में समाअत हुई वो 2002 के गुजरात फसादात से मुतालिक है। तीस्ता पर गवाहों को उकसाने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के गुजरात के वजीर आला जो कि वजीर आजम है नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट की SIT रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली जकिया जाफरी की दरखास्त पर समाअत करते हुए कहा था कि तीस्ता अपनी खुदगर्जी के तहत काम करने में मसरूफ है। अदालत ने संजीव भट्ट और RB श्री कुमार के झूठे हलफनामों का भी हवाला दिया था, लेकिन फिलहाल अदालत ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद तीस्ता को बड़ी राहत दी है। जुमेरात को भी समाअत के दौरान ये कहा गया था कि तीस्ता पर ऐसी कोई दफा नहीं लगाई गई कि उन्हें जमानत नहीं दी जा सके। नाबालिग लड़कियों की अस्मत दरी के मुलजिम लिंगायत संत डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शिरनारो को आखिरकार कर्नाटका पुलिस ने जुमेरात की शब हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ 6 रोज कबल FIR दर्ज की गई थी। पुलिस राय ने बताया कि मुलजिम संत को जुमे के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। चित्रदुर्ग दही थाना के इंस्पेक्टर बालचंद्र ने शिरनारो को मत के अहाते से हिरासत में लिया और DSP के दफ्तर ले गए। संत का तिब्बी मायना किया गया। हालांकि ये कहा गया कि उन्हें अदालती तहवील में देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। नाबालिग लड़कियों की जिनसी हरासानी के इल्जाम आयद होने के बाद इस मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की गई है। खातून वार्डन जूनियर पॉलिटिफ और दीगर मुलजिमीन को भी शरनावर के जुर्म में शरीक होने पर मुलजिम बनाया गया है। इसी मामले में नायब पुजारी बिसो दत्ता, मठ के सेक्रेटरी परम शिवैया और एडवोकेट गंगाधरिया को भी मुलजिम बनाया गया है जो फरार हैं। एक बहरान में फंसी महाराष्ट्र हुकूमत को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं। जराये के मुताबिक अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट की तौसी में कांग्रेस के 2 बड़े कायदीन वजारत का हलफ ले सकते हैं। इनमें एक साबिक वजीर आला का नाम भी आ रहा है। सियासी गलियारों में इन मबाहिस और ज्यादा मजबूती इन अंदेशों को तब मिली जब अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के बीच जुमेरात को 20-25 मिनट तक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग के बाद चौहान ने कहा कि उनकी ये मुलाकात सियासी नहीं है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के 7 से 10 MLA पार्टी छोड़ सकते हैं। जून में हुए विधान परिषद इंतखाबात में कांग्रेस के 7 MLA से क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि जुलाई में फ्लोर टेस्ट के दौरान 10 MLA गायब रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की 44 MLA हैं। इधर कांग्रेस कायद और साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान भी कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने रियासत में झारखंड के MLA के डेरे पर बीजेपी कायदीन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात पर तंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी MLA को खरीदने में कामयाब हो जाती तो वो शर्मिंदा नहीं होते। मीटिंग के लिए रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि गवर्नर और बीजेपी के किरदार पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए झारखंड में वाज़ेह अक्सरियत की हुकूमत को गिराना चाहती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ के पैसे का बंटरबाज कराने के लिए उनको रोका गया है और इसको लेकर बीजेपी के कुछ लोग कार्यकर्ता जो हैं वो घेराव भी करने गए हुए थे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है।
और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी-आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों क्या रोकते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनको कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए, मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊंगा तो मेरे छत्तीसगढ़ में ईडी-आईटी के छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी-आईटी का छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शुभचिंतकों ने बताया कि कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर मईशत के बंदोबस्त में नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत जो भी तशहीर कर ले, सच्चाई ये है कि मुल्क की मईशत में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 3% से ज़्यादा से भी कम का इजाफा हुआ। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने जुमे के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हम 3 सालों के दौरान मुल्क की मईशत में किसी तरह का इजाफा तस्लीम भी कर लें तो भी इस मुद्दत के दौरान मजमूई GDP में सिर्फ 3% का इजाफा हुआ। रवा माली साल की पहली सहमाही के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GDP के आदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह है कि हुकूमत मईशत के आदाद-ओ-शुमार में फेरबदल करने में लगी हुई है। क्या हिंदुस्तान के युवा 3 वर्ष में 3% की विकास दर डिजर्व करते हैं? क्या हमारे देश की करेंसी $1 के मुकाबले 80 रुपये डिजर्व करती है? क्या हमारे देश के युवा बेरोजगारी की दर जो लगातार 8% बनी हुई है वह डिजर्व करते हैं? शहरों में बेरोजगारी 9.5% से ज्यादा हो चुकी है। क्या हमारे देश की सरकार ने हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया है? इन सभी का उत्तर है हाँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से 3% की विकास दर हुई है, मतलब 3% इन 3 ईयर्स, सालाना 1% की ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में। आप समाचार पत्रों की हेडलाइन में कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि पहले कोविड के दौरान इकोनॉमी जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उस बेस पे अब आप उसको बढ़ा चढ़ा के दे दीजिए, पर अगर हम 19-20 की तुलना में मौजूदा वित्तीय वर्ष को कंपेयर करें तो GDP विकास दर 3% हुई है। 1 साल में 1% की विकास दर से देश की GDP ग्रो कर रही है। इवन यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो फोरकास्ट था उसको मौजूदा वित्तीय वर्ष का GDP फोरकास्ट जो 7.5% था उसको घटा के 6.8% कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी सरकार का या तो इकोनॉमी प्रायोरिटी नहीं है या उनको समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि जब वित्त मंत्री ये बोलते हैं कि प्याज की कीमत इसलिए बढ़ती है कि मैं क्या करूं, मैं तो प्याज खाती नहीं, तो वो ये भी बोल सकती है कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो रोजगार युक्त हूं, उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। पर देश के युवा आज जो बेरोजगारी है वो पिछले 1 साल के हाईएस्ट स्तर तक पहुंच चुकी है। तो हमारी मांग है कि मोदी सरकार देश के सामने इकोनॉमी का एक व्हाइट पेपर लेके ये बताए कि 3 साल में 3% GDP ग्रोथ, अर्थात प्रति वर्ष 1% की GDP ग्रोथ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये पूछना चाहता हूं, $5 ट्रिलियन की नई डेट क्या है? क्योंकि 2022 के 8 महीने तो पूर्ण हो चुके हैं। आपने वादा किया था कि 22 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए। क्या हिंदुस्तान के युवा 3 वर्ष में 3% की विकास दर डिजर्व करते हैं? गुजरात असेंबली इंतखाबात को लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी तेज़ मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के द्वारका ज़िले में एक मीटिंग की। वहां उन्होंने किसानों के लिए एक और गारंटी का ऐलान किया। इसमें उन्होंने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया। इसके अलावा फसलों पर MSP, बिजली, ज़मीन सर्वे, मुआवजा और पानी को लेकर भी ऐलानात किए। आज अभी द्वारका जा रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे, भगवान जी के दर्शन भी करेंगे और वहाँ पे किसानों से मुलाकात होगी। और किसानों को लेके आम आदमी पार्टी के क्या क्या प्लान हैं, कौन कौन सी गारंटी है किसानों के लिए। जैसे अभी तक हमने महिलाओं के लिए गारंटी दी, युवाओं को गारंटी दी,
रोजगार के बारे में गारंटी दी, बिजली की गारंटी दी, स्कूलों की, अस्पताल की। इसी तरह से आज किसानों के लिए हम गारंटी देंगे। पिछले कई दिनों से किसानों के बीच में हमारे लोग घूम रहे हैं, तो किसानों की जो जो समस्याएं, उन समस्याओं का आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम कैसे समाधान करेंगे, इसके बारे में। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है सर? सबसे बड़ी एक तो कर्जे की है, दूसरा मुझे लगता है कि जब फसल खराब हो जाती है तो वो इंश्योरेंस के लिए धक्के खाते रहते हैं, मुआवजा नहीं मिलता, और तीसरा मुझे लगता है कि उनको पूरा दाम नहीं मिलता। एमएसपी कहने को एमएसपी है, लेकिन दाम पूरा नहीं मिलता। बिजली की समस्या है, बिजली रात को आती है, बिजली पूरी बिजली नहीं आती है। ये कुछ एक मुख्य समस्याएं हैं। अभी जो सर्वे हुआ जमीनों का, वो सर्वे भी गलत है, उससे सब लोग परेशान हैं। सर दूसरी बात ये कि आज द्वारका आप जा रहे हैं, उधर एक आपकी पब्लिक मीटिंग है, तो पूरी गुजरात पट्टी से मछुआरे भी आ रहे हैं, तो आज जुड़ने वाले, ऐसी बात चल रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो मुझसे मिलने दिल्ली भी आए थे, उनके कई नेतागण। उनका एक समस्या ये थी कि जब मछुआरे पानी में निकलते हैं, समुद्र में निकलते, तो कई बार उनको बाउंड्री का पता नहीं होता, वो पाकिस्तान की उस तरफ चले जाते हैं। ऐसे 600 से ज्यादा मछुआरे ऐसे हैं जो इस टाइम पाकिस्तान ने उनको कैद किया हुआ है और उनको छोड़ नहीं रहे हैं, और कईयों को तो कई साल हो गए हैं। तो उनकी इस मांग को भी हम उठाएंगे और केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वो पाकिस्तान सरकार से बात करके उनको छुड़वाए। सर ये पोरबंदर एयरपोर्ट पर खड़े हो, अभी इधर एक भी फ्लाइट का काम नहीं कर रही है, नहीं मुंबई दिल्ली सभी बंद हो गई है, ना सोमनाथ एयरपोर्ट है, ना फिर सोमनाथ है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? एयरपोर्ट पे कोई फ्लाइट नहीं होगी। ये होना चाहिए, क्यों बंद कर दिया है? गुजरात सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो ये तो सारे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहने के दौरान कई मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर मुबैना घोटालों का इल्जाम लगाकर घेरने में लगी है। अब इस मामले पर पार्टी के सीनियर कायद और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने एलजी सक्सेना पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत से वो पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में इल्जाम से घिरे लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों रखा हुआ है। पहला मामला आपको याद होगा क्या निकला? केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए वीके सक्सेना जी ने नोटबंदी के दौरान काला को सफेद किया, काला को सफेद। एक ब्रांच से, सिर्फ एक ब्रांच से 2 एम्प्लॉइज की लिखित शिकायत है कि अध्यक्ष के कहने पे 22 लाख रुपए बदले गए और सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी पूरे देश के अंदर किया इन्होंने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए। तो एक व्यक्ति जो इतना बड़ा दागी व्यक्ति है, जो अपने ही परिवार को ठेके पे ठेका दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आज के बाद आपके अंदर परिवारवाद के खिलाफ बोलने का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का हक प्रधानमंत्री जी आपको नहीं है। और अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं तो साबित कीजिए कि जिस एलजी ने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया, उस एलजी को आपने क्यों दिल्ली का एलजी बनाया? उस व्यक्ति को क्यों आपने दिल्ली का एलजी बनाया? और अगर अब आपको जानकारी मिल गई है तो कितने घंटे, कितने देर में आप एलजी को हटा रहे हैं? हम मांग करते कि ऐसे एलजी को जो नोटबंदी के दौरान पैसों की हेराफेरी में शामिल हो, ऐसे एलजी को जो केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए कई घोटाले, घपले और मामले किए हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल दिल्ली के एलजी के पद से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ इन सारे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क कर रही है, राय ले रही है और जल्द ही हम इसके बारे में कोर्ट जाने पर फैसला लेंगे।
दिल्ली में दागी एलजी नहीं चलेगा। दिल्ली को दागी एलजी नहीं चाहिए। दिल्ली से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में आपको एक भी ईमानदार आदमी नहीं मिला दिल्ली का एलजी बनाने के लिए? बहुत ही अफसोसजनक बात है। पहला मामला आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की एमएलए बलजिंदर कौर का एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एमएलए को उनके शौहर की जानिब से थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। 10 जुलाई को शूट किए गए इस वीडियो में तलवंडी से 2 बार की एमएलए साबो को अपने शौहर सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में अचानक सिंह उठने के बाद कौर को थप्पड़ मारते हुए दिखते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जोड़े के पास खड़े कुछ लोग मुदाखलत करते हैं और सिंह को धक्का देते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए की जानिब से अब तक कोई शिकायत इस सिलसिले में दर्ज नहीं कराई गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बयान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलेगा। सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई उम्मीद नहीं बची। इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती बताते हुए वकील विनीत जिंदाल ने उन पर क्रिमिनल ऑफेंस में केस चलाने की मांग की थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने विनीत जिंदाल की इस मांग को खारिज कर दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। उनके भाई ने बताया कि राजू को 100 डिग्री बुखार है। ऐसे में डॉक्टरों ने वेंटिलेटर न हटाने का फैसला किया। हालांकि उनकी हार्ट बीट, बीपी और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। एक दिन पहले डॉक्टर वेंटिलेटर हटाने पर गौर कर रहे थे, मगर उनको फिर से बुखार आने पर डॉक्टरों ने अपना फैसला बदल दिया। 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद राजू का दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया था। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टीटी के तौर पर काम कर रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कई जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स और आइडेंटिटी कार्ड्स मिले। ओहदेदारों का कहना है कि इस गिरोह का पर्दाफाश 30 अगस्त को हुआ था। पकड़े जाने से 15 दिन पहले से गिरोह ने रेलवे स्टेशन पर लोगों के टिकट चेक किए थे। गुजरात के अरावली जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मंदिर के दर्शन के लिए सड़क पर पैदल जाने वाले भक्तों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 7 अफराद शदीद जख्मी हैं। यह खौफनाक हादसा अरावली के कृष्णापुर के करीब पेश आया। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां वो जेर इलाज है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया। इस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे में मरने वालों की शिनाख्त का काम जारी है। एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हिंदुस्तानी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जख्मी होकर टीम से बाहर हो गए। यह खबर हिंदुस्तानी टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाले जडेजा चोट की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,456 नए मामले सामने आए। इसके बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,44,40,40,560 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जो आंकड़े बताए गए हैं उसके मुताबिक बीते 24 घंटों में 18 लोगों की मौत हुई है और 8,000 मरीज रिकवर हुए हैं। अर्जेंटीना की नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस पर अफगानिस्तान के हेरा सूबे में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इसमें तालिबान के सबसे बड़े कायद में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी मारे गए। ये वाकया ये वाकया गाजरक शहर का है। पिछले महीने भी तालिबान का एक बड़ा कायद ऐसे ही हमले में मारा गया था। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे आईसिस के खुरासान ग्रुप का हाथ है। तालिबान ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।